अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज जो आपने देखा है अभी मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ गुफ्तगू के अंदाज़, वो आपको बता रहे हैं कि आज हमारे मौज़ूआत क्या हैं। जी हाँ, एक तो हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और अगर उतने 90 दिन में पॉसिबल नहीं तो उसके आसपास ही कोई डेट फिक्स की जाए। जिस सिलसिले में अब पंजाब के लिए एक डेट फिक्स कर दी गई है जो कि 30 अप्रैल की डेट फिक्स हो गई है। तो इसी तरह से इसके ही आसपास खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होने का इम्कान है। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं, डेट भी आ चुकी है, अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं और क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा रास्ता है कि जिसके बाद अभी भी वो इंतखाबात का इल्तवा यकीनी बना सके। इसके साथ साथ ये भी गुफ्तगू करेंगे कि जो मईशत की सूरत हाल है उसके बाद इसहाक डार साहब से मुस्ताफ़ी होने का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्या इसमें खुद हुकूमत की इत्तिहादी जमातें भी शामिल हैं, उनकी तरफ से भी क्या ऐसा ही कोई दबाव है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के आपस के ताल्लुकात के हवाले से, जो कि मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई उनसे बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुश आमदीद कहते हुए अतर काज़मी साहब ने खास तौर पर खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में, आज हमारे साथ शो में शामिल रहेंगे। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज भी आपने वक्त दिया हमें। बात का आगाज़ करते हैं जी इमरान साहब से। वैसे तो आज हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान फैसल चौधरी साहब भी मौजूद हैं जिनके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ताल्लुकात का कुछ फ़ायदा भी उठा सके। लेकिन इसमें मैं थोड़ा आगे चल के बात करती हूँ। पहले मैं इमरान साहब से ज़रा पूछूँ, इमरान साहब भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इक़्तिदार के ऐवानों से क्या ख़बरें हैं उनसे जानते हैं। इमरान साहब, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं या अभी इल्तवा के लिए मज़ीद हाथ पाँव मारे जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 30 अप्रैल से 7 मई तक इलेक्शन करवा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने उनकी इस राय के बाद 30 अप्रैल की डेट दे दी। अगर देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पे तो ये बिल्कुल अब क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत, उसके अहकामात पे सदर मुमलिकत ने डेट भी दे दी है और 30 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मामला इतना आसान भी नहीं है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद वहीं खड़े होके अदालत के बाहर जो हमारे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं वो और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की थी मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने तो इस तरह एक तरह से ये कहा था कि ये जो फैसला है उनके हक में आया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनकी इंटरप्रिटेशन जो है उसकी समझ नहीं आती तो वो अदालत में चला जाए। यानी वो तो ये केस जीत के बैठे हुए थे। लेकिन अब ये जो हो गया मामला, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है और उसके लिए उसको पैसे भी चाहिए। क्या वजारत खजाना पैसे दे देगी? आज भी इसहाक डार साहब ने जो बात की मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो 15 अरब रुपए ज़्यादा होंगे, हम तो 1 रुपया ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो 15 अरब कहाँ से करें। उसी तरह क्या जो दूसरे इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे, वो उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कर देंगे। तो काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं अभी। वैसे तो अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन हो और बर वक्त हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और तमाम सूबों में और कौमी असम्बली के सब इकट्ठे हों। तो उसकी बुनियादी वजह है कि वाकई ही मुल्क के पैसे, कौम के पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ये सियासतदान इसको किस तरह से लेके जाते हैं और ख़ास तौर पे PDM की हुकूमत जो है इसको किस एंगल से करती है और इलेक्शन पोस्टपोन कराने के लिए क्या क्या तावीलें जो हैं वो पेश की जाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल से कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल करने जा रही है हुकूमत अभी भी इलेक्शन के इल्तवा को यकीनी बनाने के लिए? किस तरह रोक सकती है वो? देखें, अब तो जिस किस्म के ऑप्शंस वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक झलक आज हमने देखी कि बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत फैसल फरीद चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि 13 जमातों की हुकूमत ने
14 एजेंसियां इनके पीछे लगाई, 34 टेपें बनाई, 74 टोटे जोड़े, और वो 74 टोटे जोड़ के इनकी जो है उन्होंने वो ऑडियो निकाली। और अब तो मेरे ख्याल में इनकी एक ऐसी भी ऑडियो आ रही है जिसमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जिक्र है। तो ये इसी किस्म के तरीके रह गए हैं। और मरियम बीबी भी, आपने भी शुरू में शॉर्ट चलाया कि वो ट्रक में क्या है। मैं बता देता हूं इनकी आसानी के लिए, ये वही ट्रक है जिसके अंदर 185 रुपए वाला डॉलर है, जिसके अंदर वोट को इज्जत देने का बयानिया पड़ा हुआ है, और जिसके अंदर मौशी बेहतरी के तमाम फार्मूले पड़े हुए हैं जो डार साहब खुसूसी त्यारे में लेके आए थे। और उस ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने आवाम को लगाया हुआ 9 महीने से। तो हालत ये इनकी हो चुकी है कि अब इनकी ख्वाहिश ये है कि इस इंतखाबात को रोकने के लिए ना किसी तरीके से इनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बुनियादी तौर पे इसी तरह हो रहा है कि अटेंशन सीकिंग हो रही है कि जनाब अदालत हमारी तरफ तवज्जो दे। अदालत कह रही है कि जो आपके बुनियादी आईनी हकूक हैं अवाम के, हमारी तवज्जो उसकी तरफ है, हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बार बार अदालत को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। तो इसी किस्म के तरीके अपनाए जाएंगे। बाकी जो मैंने शुरू में फैसल फरीद साहब के हवाले से कहा वो तो एक लाइटर नोट पे था। मेरे ख्याल में एक जमहूरी मुल्क में एक कानून दान की आप इस तरह की टेप निकाल रहे हैं और उससे इस किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सियासी मकासद हासिल करने। और इसके अलावा भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर हो सकता नहीं है अतर काज़मी साहब के जो ये मईशत के 3-4 दिन पिछले हमने देखे हैं, शरह सूद बढ़ गई, डॉलर रेट अचानक ऊपर आसमान को छूने लगा, पेट्रोल और बिजली की कीमतों के बढ़ने की नवीद है। तो ये सारा कुछ बना के भी ये पेश किया जाए कि जी अब हम मुआशी इमरजेंसी लगाने लगे हैं, इस वजह से मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता इंतखाबात का, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये डेफिनेटली ये ऑप्शन है, पर ये इतना आसानी से एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। देखें इसके अंदर कुछ पेचीदगी है, उसमें सदर मुमलिकत का किरदार भी होता है, गवर्नर्स का किरदार भी होता है। अगर ओवरऑल आपने कुछ करना है तो इतना आसान नहीं होगा। आइन के अंदर इसका तरीकाकार तो मौजूद है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी पता है कि इस तरीके से ये हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे। और साथ साथ डार साहब ने भी आज कहा कि जनाब इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगेगी, हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल दुरुस्त चल रही है। तो अगर ये इकोनॉमी के ऊपर हवाले से ये कहेंगे कि अब हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, तो मेरे ख्याल में वो कतन इनके अपने लिए भी बेहतर नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए कि ये कौम को याद रहेगा जो भी ये कर रहे हैं। तो ये बयानिया इस तरह बनाएंगे कि चीजों को कंट्रोवर्शियल करेंगे, कंट्रोवर्शियल करके कोई अपना सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इंतखाबात के अंदर इनको के लिए रखना डालना कोई इतना आसान नहीं होगा। ठीक, चौधरी साहब, मिलॉर्ड, मुझे तो मालूम नहीं था, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ मैं रोज़ प्रोग्राम भी कर रही होती हूँ और हमारे अब हम तो सोच रहे हैं हम भी खूब फ़ायदे उठाएं। ज़रा ये फरमा दीजिए ये ऑडियो लीक की हकीकत क्या है और ये ट्रक में सर क्या भिजवाया आपने? हमें भी कोई एक आधा ट्रक भिजवा दें, क्या था वैसे उस ट्रक में? ये ऑडियो लीक को तो मैंने सुबह ही कह दिया था कि मैं तो इसको संजीदगी से लेता नहीं हूँ। और ट्रक का मामला भी ट्रक में देखता हूँ डिग्गी उठा के क्या है उसमें, कि उसमें जो चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा पिंच कर गई हैं। मैं तो एक प्रोफेशनल वकील हूँ, जजेस के साथ मेरी मुलाकात कभी तन्हाई में होती नहीं, अदालत में होती है, वो रोज़ सबके सामने होती है। ना मैं किसी जज से आज तक मिला हूँ, ख़ासकर लाहौर वाले या जो सुप्रीम कोर्ट में, मेरा रोज़ उनसे जो एज ए वकील और जज का होता है मुलाकात अदालत के अंदर वो होती है। कभी कभार जो है चैम्बर अपील्स में हम अपीयर होते हैं जैसे बाकी होते हैं, बाकी मेरा किसी जज के साथ कोई ऐसा ताल्लुक वास्ता आपका नहीं है। क्या ख्याल है, ये कोई डॉक्टर्ड है यानी आवाज़ आप ही की है, मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के बनाई गई है ऑडियो, या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट और था जिसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है? क्या इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं जब आप सुनते हैं इसको? तो नहीं, मेरा ख्याल है ये चीज़ें सारी उठा के आजकल, क्योंकि ऑडियो देखें हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें मैं तो पहले समीना डर गया था कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना निकल आई हो जिसमें आपकी भाभी के साथ मुझे बैठना पड़े कि उसको एक्सप्लेन करना पड़े। तो वो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती तो लेकिन वो ये मामला, इसका मतलब ऐसी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, ऐसी चीज़ें जो हैं ये नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। आप वो प्रोग्राम देखती हैं तो उसी मेरे घर लड़ाई ना करवाओ। आपने खुद ही कहा मैं डर गया था, तो डर तो वही शख्स जाएगा ना जिसकी कोई चीज होगी। देखिए गुजारिश ये है कि अगर आपके जजेस से ताल्लुकात हों भी, जज साहबान से ताल्लुकात हों भी,
वो भी वकला की बरादरी से ही उठ के जज बनते हैं ना, उनसे हों भी, तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है कि आप ये उसमें डिफेंसिव हो गई। लेकिन सर बात यह है कि ये जो देखें, हमारा तो मुझे तो कोई परवाह नहीं होती फ्रैंकली स्पीकिंग। इस किस्म की ऑडियो भी आती है, कोई और भी चीज़ आती है। वो आज का आपको पता है, यहाँ पे वो मुझे वो एक याद है किसी साफ़ी साहब ने डेमो दिया था कि ये कैसे बनती हैं। लिहाजा हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा स्टेट बन गई है जहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो कर लेते हैं। अब संजीदा मौजू की तरफ आते हैं। ये तो मुझे चौधरी साहब ये बताएं ना कि ये जो अब ये जो इसके बाद चौधरी साहब मैं इसी तरफ आ रही थी कि ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये संजीदा इसलिए बन जाता है ना कि इसके बाद फिर हम एक पूरी कैंपेन देखते हैं जो अदलिया के खिलाफ रन की जाती है, और फिर वो सोशल मीडिया पे भी नज़र आती है, फिर मरियम की तकरीर में भी नज़र आती है, फिर हमें दीगर जो PMLN के रहनुमा हैं वो भी कहते दिखाई देते हैं। इससे क्या अचीव होगा? देखिए, इससे अचीव होना जो वो जैसे काज़मी साहब ने कहा है, अब बुनियादी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन की अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर ने, वो इमरान साहब, वो बड़ी बेहुदा किस्म की इंटरप्रिटेशन है। उसको जो गैर जानबदार वकला हैं, सीनियर वकला हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तौहीन अदालत भी है, यानी इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करना। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 2 पिटीशंस डिस्पोज ऑफ कर दी, पेशावर ने भी डिस्पोज ऑफ कर दी उसी जजमेंट की रोशनी में कि मेजॉरिटी का जजमेंट आ गया है, लिहाजा जो है इसको हम अपनी पिटीशन जो की गई थी वो उनको डिस्पोज ऑफ किया। दूसरी उसके बाद ये जो पैसों का मामला, अच्छा ये भी एक अजीबो गरीब मामला जो है वो सूरत-ए-हाल पोर्ट्रे की जाती है, और हमारा भी क्योंकि ज़्यादा रिसर्च नहीं होती। सेक्शन 11 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो क्लियरली ये बात करता है कि आप जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, यानी सेंट्रल बैंक जो है पाकिस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो ये किसी फाइनेंस सेक्रेटरी या किसी की इजाज़त से नहीं होना। ये डिमांड करता है इलेक्शन कमीशन, तो उनको ये पैसे देने पड़ेंगे। जितने भी उनके अखराजात हैं वो उसको विद होल्ड नहीं किया जा सकता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो किया जाएगा आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी। इसी तरह सिक्योरिटी प्रोविजन जो है वो, वैसे भी आप देखिए कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई इतना इशू मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बाज़ इलाके हैं, वो तो 2008 में भी था, 2013 में भी था, वो तो इलाकों में इस तरह है, कुछ चुनिंदा इलाके हैं। बाकी पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में रूटीन की ज़िंदगी जा रही है। मईशी तौर पे एक दबाव ज़रूर है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन उसका लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्ट कोई इशू नहीं है। यानी सारे लोग दफ्तर भी जाते हैं, काम भी करते हैं, अपना मामलात चला रहे हैं। वो एक माशी हालात जो है वो डिफरेंट है। अब बाय इलेक्शन में आपको पता है समीना, 75 सीट्स का इलेक्शन जो नेशनल असम्बली का हुआ, जिसमें स्पीकर साहब ने ये PTI के लोगों के इस्तीफे मंजूर किए थे इमरान साहब, और बाद में वो अदालत ने रोक दिए। उसमें 75 सीटों के लिए तो 15 अरब इन्होंने अपना जो पैसे थे वो दे दिए, रिलीज़ कर दिए। तो अजीबो गरीब बात है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी ठीक है, पैसे भी हैं, कोई मामला नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन जब आता है तो फिर उसके लिए जो है वो आप कहते हैं जी कि ये भी मामला है। वो मैं बिल्कुल अतर काज़मी साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि ये मामला अब रुक नहीं सकेगा। अभी शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आने के बाद आप देखिएगा कि चीज़ें तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जाएंगी। और मेरा ये भी मुझे जो लग रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, शायद नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है सारा कटे। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया है चौधरी साहब, मैं इस पे भी बात जरूर करना चाहती हूँ। इमरान साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ और फिर उसके बाद आते हैं वापस, तो इस पे भी बात करते हैं कि क्या अब इलेक्शन में चारों नाचार जाना ही पड़ेगा। तो इस बात के इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं कि फिर इत्तेहादी हुकूमत भी ये सोचे कि ठीक है, फिर जब जाना ही है इलेक्शन में तो फिर कौमी असम्बली के भी साथ ही हो जाएं, और क्योंकि अगर नहीं होते तो फिर उस सूरत में पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और फिर उनके लिए वैसे भी फेवरेबल नहीं होंगे। क्यों, कैसे, इस पर बात करते तफसील से एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ी आम बात हो रही थी कि जनाब सूबों के इंतखाबात तो बज़ाहिर नागुज़ीर हैं, अगरचे हुकूमत जो भी उसमें बहाने लगाए या कोशिश करे रुकावट डालने की भी,
फिर भी क्या जाना ही पड़ेगा। तो क्या अब कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू भी हो रही है कि अब फिर कौमी असम्बली के इंतखाब भी साथ ही हो जाए? और ख़बर तो ये भी है कि इस सिलसिले में खुद जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी शायद PMLN को इस तरफ लेके आ रही हैं। इमरान साहब से इस पर मैं पहले राय लूँगी। इमरान साहब, आपकी क्या खबरें हैं? क्या मियाँ साहब के साथ कोई इस बारे में गुफ्तगू हुई है कि अगर चारों नाचार जाना ही पड़े इलेक्शन में तो फिर एक साथ ही हो जाए इलेक्शन कौमी असम्बली का भी? सवीना देखें, बड़ा सीरियसली पीडीएम की जो क़यादत है वो इस बात पे ना सिर्फ गौर कर रही है बल्कि आज सर जोड़ के भी बैठे हैं। और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आज जो एक इजलास हुआ है उसमें वैसे तो पंजाब के इलेक्शन डिस्कस हुए हैं और ख़ास तौर पे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शामिल थे। और उसके अलावा जो है उसमें यह भी डिस्कस हुआ कि क्यों ना इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में इकट्ठे ही हो जाएं, क्योंकि पीडीएम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर लोग हैं उनका भी ये कहना है कि अगर पंजाब असम्बली में इलेक्शन पहले हो जाते हैं और पंजाब असम्बली में अगर पीटीआई सीटें ज़्यादा जीत जाती है और उसके बाद वो हुकूमत भी पंजाब में बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन उसके बाद हों तो उसमें वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, ज़्यादा नून लीग के लिए उसमें जो है जीतने के चांसेस मज़ीद कम हो जाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो क्योंकि अब पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं और इमरान खान साहब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब से काफ़ी खुश भी हैं, तो अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी वो दोबारा जीतने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब नामजद कर देते हैं तो फिर शायद मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीडीएम की क़यादत को ये सोचने पे मजबूर ज़रूर कर रही हैं कि इलेक्शन एक दफ़ा ही हो जाएं। इसलिए मुझे आज इस्लामाबाद में जो कुछ लोगों से मुलाकातें हुई हैं तो उन मुलाकातों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं तो शायद 30 अप्रैल को तो ना हो, शायद ये थोड़ा लेट हो जाए लेकिन इकट्ठे इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। वज़ीर आला की आपने बात की तो इमरान खान साहब ने तो आज ये कहा कि अगर अभी से कुछ उन्होंने इशारा दे दिया तो कहीं कत्ले आम ना हो जाए। इतने वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं 300 के करीब। लेकिन बहरहाल अतर काज़मी साहब, जो बात अभी इमरान साहब ने की है, इत्तेहादी जमातों का आपके ख्याल से इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या MQM हो या ANP हो, मौलाना साहब की पार्टी हो, ये सब पार्टीज़ का इतना स्टेक पंजाब में है नहीं है, तो आपके ख्याल से इनका PMLN को क्या मशवरा होगा, जाने का इलेक्शन में सारा एक साथ या फिर ना जाने का? देखिए, एक तो मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा। अक्सर ये चीज कही जाती है कि जिस वक्त असेंबलियां टूटी थीं या इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था और उस वक्त कहा गया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब इंतखाबात में जाने के ख्वाहिशमंद थे और दीगर दोस्तों ने कहा और लोगों ने कहा कि नहीं जी आप इंतखाबात में मत जाएं। ये एक फॉल्स नैरेटिव है। देखिए, अगर इंतखाबात में उन्होंने फौरन जाना होता तो असेंबलियां तो खान साहब ने तोड़ दी थी, इंतखाबात की तरफ तो अब वैसे ही जा रहे थे। इशू ये था कि हुकूमत हमने संभालनी है और हुकूमत संभाल के मरियम बीबी की और नवाज शरीफ की सजाएं माफ करवानी है। जब तक अगर वो दोनों उनको सजाएं हुई हुई हैं वो तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो ये था और अभी तक जो है इन मियां साहब की सजा उस तरह माफ नहीं हो सकी। तो नून लीग की तो ख्वाहिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से इसको आगे लेके जाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो अदलिया के हवाले से रद्द-ए-अमल आया, आप देखें कि किसी भी पीपल्स पार्टी के मोअज़्ज़िज़ लीडर ने अदालत के ऊपर उस तरह ना तोहमत लगाई है ना उस तरह हमला किया है जिस तरह नून लीग कर रही है। वो क्यों कर रही है वो जिस मैंने पहले भी अर्ज कर दिया। तो मेरे ख्याल में उनके तो इनको यही मशवरा होगा कि जनाब आप इस तरह की हरकत ना करें, अगर हमें इंतखाबात में जाना पड़े तो आप जाएं, लेकिन आप मशवरा देते हैं अगले का मूड देख के। क्या इस तरह के मूड में जो लोग हैं उनको कोई इस तरह का मशवरा देंगे? मेरे ख्याल में वो तो जरदारी साहब वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं जो नून लीग के साथ हो रहा है कि जो रईस ही उनका जो वोट बैंक था उसकी भी उन्होंने जो हालत की है गुज़िश्ता 8-9 महीनों में डारनॉमिक्स ने, डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने, तो जरदारी साहब तो ये एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी को मसला हो सकता है तो मौलाना साहब को हो सकता है, उनकी ख्वाहिश है कि उनको सदर बनाया जाएगा, लेकिन अब तो सदर के वादे और भी बहुत सारे लोगों से हो गए।
तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी एक इसमें एक ऐसा फरीक है जो मुझे लगता है कि वो कहेगी और कि आप मौलाना आइन साहब को ने तो इस बड़ा तरह क्लियरली, अभी मत मैं बनाओ। देख रही थी कल उनका क्लिप, वो तो बड़ा क्लियरली हंसते कहे लगाते कह रहे थे कि नहीं होंगे इंतखाबात, कॉन्फिडेंस भी देखने जी लायक जी था। जी। तो वो तो ये बिल्कुल, ये हाँ जी। वो देखे ना, वो सदर बनने के ख्वाहिशमंद है और वो कहेंगे कि ये जो ट्रक है मरियम बीबी का, ये आइन के ऊपर चढ़ाएं, जो आप चढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, उनकी तो ख्वाहिश होगी। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि अतर काज़मी साहब अदलिया के हवाले से उन्होंने एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया, बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं, आप इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि ये जो इकोनॉमी के ऊपर सारे मसले मसाइल हुए हैं और डार साहब के ऊपर भी जो बड़ा प्रेशर आया हुआ था 2-3 दिन से, तो उसमें भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी खुद को एक डिस्टेंस पे रखे हुए है। देखिए, इसमें कुछ तो वैसे तो कलेक्टिव जिम्मेदारी है, एक इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए ना, डार साहब को जिस तरीके से लाया गया और डार साहब जो गारंटीज दे के आए और डार साहब जिस स्टैचर पे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को तो पता नहीं क्या कुछ कह के इस खानदान, शरीफ खानदान के बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते रहे और उनको फारिग किया गया। क्या डार साहब को कोई ऐसा फारिग करने की जरूरत कर सकता है? उनकी पोजीशन ये है कि वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। तो इस वक्त हुकूमत नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ साहब के समधी जो है वो पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं। वो किस तरह चल रही है वो सबके सामने है। ठीक है, उस पर मैं आती हूँ दोबारा आगे चल के प्रोग्राम में, लेकिन पहले मैं जरा चौधरी साहब से, चौधरी साहब बड़ी इस बात के ऊपर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि बात हो रही सारे इंतखाब, लेकिन ये सारे इंतखाब करवाने के लिए क्या एक कोई बहाना तो बनेगा ना, या तो इत्तेहादी कहेंगे कि जी हम हट रहे हैं पीछे। कल वैसे एएनपी की तरफ से भी एक ये खबर आई थी कि उनके भी एक रहनुमा ने कहा है कि जी हम नहीं बैठते, इनको आखिरी चांस दे देते हैं ये वो। तो कोई इत्तेहादी पीछे हटेगा, या आपको लगता है आज खुद वजीर आजम अचानक से आके ऐलान कर देंगे? कोई सिनेरियो तो बनेगा ना, ऐसे तो नहीं एकदम वो लपेट देंगे असेंबली बगैर किसी दबाव के या बगैर किसी चीज़ के। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा हो जाएगा कि वो एकदम असेंबली तोड़ दें? नहीं देखिए समीना, इसमें बड़ी अपना नेचुरल बात है ना। अगर पंजाब में और केपी में जिस दिन हुकूमत का फैसला हो जाएगा, नेशनल असेंबली का फैसला हो जाएगा कि किसने हुकूमत करनी है आगे फेडरेशन में, तो ऐसी सूरत में जो लोग एमएनएस का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने सेंटर की सियासत करनी है, तो वो तो बड़े कॉन्शियस है कि उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। उस पार्टी के जो लोग हैं, जब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स आती है तो कोई भी ये एसेट्स होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से दबाव बनता है। जैसे जो नून लीग है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि वो ये इस बात के हामी हैं कि जी अभी फॉरेन इलेक्शन करा देना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं कराया तो फिर नेशनल का, तो दूसरे जो सूबे हैं, सूबों की हुकूमत बन गई तो आगे तो जो कोई टिकट भी ना ले किसी मुखालिफ जमात का। लिहाजा ये बातें जो हैं ये सर्वाइवल के मैटर्स होते हैं, इनको नॉन सीरियसली तो नहीं लिया जा सकता। अभी तक हुकूमत कहती रही ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन जब होते ही चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन चौधरी साहब अब इसमें एक चीज है ना, अब उसमें एक चीज ये भी है, उनके हाथ में ऐसी चीजें अब रही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चौधरी साहब बात ये है कि हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई खासतौर पर और इमरान खान साहब बारहा ये बात करते हैं। अभी मैं फवाद चौधरी साहब के भी देख रही थी, टिकर चल रहे थे हमारे ही चैनल पे, तो वो भी ये बात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो आवाम को फैसला करने दें, देखें कि वो क्या सोच रही है, अपनी आवाम पे ट्रस्ट करें। तो मेरा कहने का मकसद ये कि ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है, तनकीद भी हो रही है कि पीटीआई अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को देख रही है, उनकी तरफ आप क्यों देखते हैं, उनसे मदद क्यों मांगते हैं? इलेक्शन कराने हैं, ये सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन तय करे, इस्टेब्लिशमेंट को आप क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं? तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपके ख्याल से क्या है? क्या अभी भी आप लोग ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही ऑर्डर करेगी तो फिर ये असेंबली टूटेगी? नहीं देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का तो बहुत एक सिग्निफिकेंट किरदार है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे बहुत बड़ा प्लेयर है और उनके हाथ में बहुत क्योंकि ताकतवर एक इदारा भी है और एक एलिमेंट भी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो अगर इलेक्शन आपने कराने हैं भरपूर तरीके से, तो वो पीटीआई तो ये कह रही है कि अवाम को फैसला करने दें, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, हो जाए तो उसके मुकाबले में जो है जो भी हुकूमत आ जाए आपने उसके साथ चलना है, आपके फेवरेट तो कोई भी नहीं है। तो जो पीटीआई जब ये बात करती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उनका बेसिक मकसद ये होता है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट हो जाएं और उसके बाद अवाम अपना फैसला करे।
तो ही जो कि है वो बात बनेगी। इस ठीक इस है। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है या है, उससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। जिसको पाकिस्तान की जो मरूजी हालात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा है, और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, अगर ये अलग बात है किरदार कि हमने पहले रखना ही, ये अगर ये किसी और किरदार हम तरीके से देखते ही होती रहें थी। कि ये रहा है लिहाजा उन्हीं को देखते रहे, तो फिर तो ये किरदार हमेशा ही रहेगा। इसको किरदार को खत्म भी तो करना है ना। समीना, आप नहीं निकाल सकते, ये इस तरह से नहीं निकलेगा। ये निकलना का फैसला भी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद करना है, और सियासी जमातों ने, या तो फिर सियासी जमातें जो है बिल्कुल एक साइड पे आके, सब एक साइड पे हों, और एक इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसमें बातचीत होगी। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है, इस्टेब्लिशमेंट खुद अगर चाहेगी तो रिड्यूस होगा, अगर वो नहीं चाहेगी तो कोई रिड्यूस नहीं कर सकता। उनसे लड़ाई नहीं हो सकती, बातचीत हो सकती है कभी भी। ये मुझे याद है, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब से किसी ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको पूछा कि आप ये बातचीत पे क्यों करते हैं मार्शल अल्लाह दौर में, तो उन्होंने उसका खूबसूरत ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम बातचीत ही कर सकते हैं, हमारे पास ये हथियार है। कलाम जो है वही हथियार होता है सियासतदानों का। ठीक है, और बातचीत के लिए इमरान खान साहब भी तैयार हैं। मैं ये पॉइंट इमरान साहब की तरफ लेके जाती हूँ, और पॉजिटिवली उसके रिजल्ट निकलने चाहिए। इमरान खान साहब ने आज भी ये बात कही कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, अब कोई हमसे बात ना करे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ऐसा भी कहा कि वो तो महसूस करते हैं कि जैसे आर्मी चीफ उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। तो इमरान साहब, ये दो बातों पे आपके क्या कमेंट है? जब वो ये बात करते हैं कि जी बातचीत के लिए वो तैयार है, कोई बात नहीं कर रहा, तो ये क्या कोई डेस्परेशन आपको नजर आती है इमरान खान साहब के एटीट्यूड में? और फिर वो दुश्मन क्यों समझते हैं आर्मी चीफ उनको अपना? समीना, डेस्परेशन नहीं है, ये मायूसी है। देखें, बड़ी सीधी सी बात है। अभी जो चोई साहब कह रहे थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक हूँ। चोई साहब ने ठीक फरमाया कि ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसकी वजह जितनी एस्टेब्लिशमेंट है उससे कहीं ज़्यादा खुद सियासतदान है। ये सियासतदान हमारी सियासी पार्टियां नहीं चाहती कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो। ये खुद चाहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के हुकूमत में आए, एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करे, इनके जो मुखालफिन हैं उनको जेलों में बंद करे, उनके खिलाफ नैब के केसेस बनवाए, उन हर जो काम है उसमें इनकी मदद करे। लेकिन जब वही एस्टेब्लिशमेंट दूसरों के साथ मिलती है तो फिर इन्हें वो जहर लगने लगती है, इन्हें वो दुश्मन लगने लगती है। वो फिर ये कहते नजर आते हैं कि उसने मेरी कमर में छुरा गोप दिया, उसने मुझे साजिश केस में फंसा दिया, उसने मुझे ये कर दिया। तो ये सारे मामला जो है ना, ये इसी तरह से चलते हैं। इमरान खान साहब ने तो आज दिल की बात की। इमरान खान साहब की ये क्वालिटी है कि वो बात छुपा नहीं सकते, वो अपने दिल की बात खुल के हमेशा कर देते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब उन्हें जो है अपना सबसे बड़ा शायद दुश्मन समझते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि शुरू में आपको याद होगा उन्होंने कोशिश भी की, उनका ख्याल था कि बाजवा साहब के बाद जो चेंज आई है तो नई क़यादत के साथ वो अपने मामला तय करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब उधर से भी उन्हें लिफ्ट नहीं करवाई गई तो फिर उसके बाद वो मायूस हैं। वो अब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो क्यों न्यूट्रल है, उसे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, उसे इनके साथ आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं बातचीत करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना कि भाई मैं आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आ जाएं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो आप मुझे इक़्तिदार दिलवा दें। ये आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं? इसका 100% नहीं, 1000% यही मकसद है। और उन्होंने उनके साथ क्या बातचीत करनी है कि आओ मेरे ला के ताश खेलो। भाई बात ये है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सियासतदान यही बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अच्छा। जब नवाज शरीफ साहब पे मामला हुआ था, पनामा था, तो उसके बाद उन्होंने क्या बातें की थी, मरीम नवाज साहबा ने क्या तकरीरें की थी, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उन्होंने क्या तकरीरें की, इन्होंने क्या बातें की, रोज मीडिया के साथ ये क्या गुफ्तगू करते हैं। चले मैं काज़मी साहब से वर्जन लेती हूं, तारीख देख लें। ठीक हो गया इमरान साहब। लेकिन काज़मी साहब, एक बंदा जो इतना पॉपुलर हो, जो तमाम तर, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तमाम तर स्टेट के मशीनरी के बाद वजूद, इलेक्शन कमीशन भी वो कहता है मेरे खिलाफ है, सियासी जमात सब भी, इसके बावजूद भी वो सारे इलेक्शन भी जीत जाता है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बोले कि भाई मुझे इक़्तिदार दिलवा दो? फिर इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा, पहली चीज ये है कि ये जिस तरीके से रिपोर्ट हुआ है ये उस तरह का माजरा है नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको इसकी बताता हूँ कि बात क्या हुई है। वहां पे आज खान साहब की सहाफियों से मुलाकात थी,
उसके अंदर एक सहाफ़ी ने खान साहब से पूछा कि क्या आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती। तो खान साहब ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम यकीनन उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने इसी मुल्क के अंदर देखा है कि जब बिलावल साहब को किसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत से इशू था, किसी सरकारी अफसर से, तो उसको तो सिंध से ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जिनसे हमें शिकायत है, जिनके हवाले से हम कहते हैं, उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जा रहा, तो उनको भी वो पहले ओहदे से हटाएं, तो फिर गुडविल पैदा होगी। तो खान साहब ने ये बात पहले किया, अब ये कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, और इसको रिपोर्ट इस तरह किया जा रहा है कि जैसे वो कोई तरले मिन्नतें कर रही, और वो आपके क्वेश्चन को क्वालिफाई करती है ये चीज कि जो एक शख्स है जिसको पता है कि मेरे पास इस वक्त इतनी सपोर्ट है, तो उसको क्या जरूरत है कि वो इस किस्म का एक बयान देगा। हाँ, वो ये कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बगैर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मामलात नहीं हो सकते। ये वो बाकायदा तौर पर जब भी आप उनसे मिले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की ताकत है, आप इसको नेगेटिव उसमें सेंस में ना देखें। वो एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है और वो पाकिस्तान की बेहतरी में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और मौजूदा आर्मी चीफ साहब के हवाले से जब हमारी उनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, खान साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये करप्शन के भी खिलाफ हैं और हमें इनसे जाती तौर पे कोई शिकायत नहीं है। तो ये तो लेकिन तो एक बात तो फिर बताए ना काज़मी साहब, अब मैं जरा मुश्किल सवाल करने लगी हूं आपसे। अभी इमरान साहब ने कहा लेकिन ये मौजूदा नई क़यादत ने भी लिफ्ट नहीं कराई, तो फिर नई क़यादत लिफ्ट क्यों नहीं करा रही खान साहब को? आमतौर पर तो ये देखा गया है कि भाई जब देखता है, दुनिया देखती है कि भाई एक बंदे की सपोर्ट है पब्लिक और आगे चलकर हो सकता है कि उन्हें इक़्तिदार भी सौंपना पड़े, तो वो लोग हर कोई कोशिश करता है कि उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए, टॉकिंग टर्म्स हों, बेहतर हो सूरत हाल। तो ये मौजूदा जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी चीफ हैं, आर्मी क़यादत है, वो क्यों नहीं इमरान खान साहब को लिफ्ट करा रही? कॉल इमरान साहब। मेरे ख्याल में जब इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे, इलेक्शन जीत के आ जाएंगे, तो खुद ही वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा। इसलिए कि इस वक्त में वो जरूरत नहीं महसूस करते होंगे, और इस वक्त तो मुझे ये भी लगता है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको भी बड़े गिले शिकवे हैं। उनके वज़रा भी कहते रहते हैं कि हमें पूरा वो इख्तियार हासिल नहीं है, इस चीज़ में इख्तियार हासिल नहीं। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को थोड़ा सा पुल बैक कर रही है तो उसमें मुझे तो कोई मुज़ायका नहीं लगता। मसला ये है कि जब आपने इक़्तिदार में आना है, फिर ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों का मुंह दूसरी तरफ हो और आपका रुख दूसरी तरफ हो, फिर वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर आपको एज एक पेज पे होके काम करना पड़ता है, और मुझे उसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आती। अगर खान साहब एक पॉपुलर लीडर के तौर पे इलेक्ट होके आते हैं तो वो जो है इदारे ये नहीं कर सकते कि वो मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे। जी चौधरी साहब, आपका इस पे क्या टेक है? इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं आपके ख्याल से? देखिए, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से जो चीज़ चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं उनके बाद जो भी हुकूमत आए इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिलकर चले, और वो यही चाहते। और वो देखिए, फ़ौज का जो रोल है उसको पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान की बका में, पाकिस्तान के दूसरे मामलात में उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया। और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद भी है और ज़रूरत भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फ़ौज जो है वो फ़ौज मेरी भी है, मुल्क भी मेरा है। ये बड़ा मशहूर उनका ये है बात। वो फ़ौज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कन्फ्रंटेशन दुनिया की कोई जो हुकूमत होती है या रियासत होती है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चलती। वो ये चाहते हैं कि हम जो मामलात जो जिस तरह से चलाने चाहिए, जो लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा क्यों नहीं चाहा जा रहा? मुख्तसरन बता दें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हुकूमत के साथ मामलात चलते हैं, उसकी तरफ चलना चाहिए। क्यों इतनी सर्दमहरी है चौधरी साहब आपके ख्याल से? आपका तज्जिया क्या है इसके ऊपर? दूसरी तरफ से ऐसी क्या नाराजगी? चलें, कमर बाजवा साहब के साथ हो सकता है दूसरी तरफ से तो अभी मुझे लगता है कि बिकॉज आपको थोड़ा सा आर्मी चीफ को थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना, कि अभी सर्द मोरी हो या आप ये कहें कि वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा या उनके राब्ते नहीं हैं। तो एक तो ये बात एक तरह से तो ये बात बेहतर है कि अगर तो ये राब्ते बिल्कुल किसी के साथ ना हो तो वो तो फिर अच्छी बात होगी। फिर तो इदारों जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, फिर जो भी हुकूमत आएगी तो उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट बैठ के जो है वो मुल्क चलाए। लेकिन जो बात वहाँ पे हो रही है, थोड़ा क़यादत की चेंज के बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और वैसे भी चॉइस साहब, अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट नहीं आ रही सियासी मामलात में, वो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश में है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने जो आज बेसिकली जो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो सवालों के बगैर, जब तक आप सवाल
नहीं सुनेंगे जो है वो जवाब ना रिपोर्ट होना, आउट तो ऑफ फिर वो कॉन्टेक्स्ट हो उसमें जाता है। जरा बिल्कुल ठीक हो गया, मामला ठीक हो उससे गया, क्लैरिटी से नहीं आते। ठीक हो गया। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ बात करेंगे इसहाक डार का इस्तीफा क्या वाकई उन्हें देना चाहिए था? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी क्यों मैं दूं इस्तीफा, डटे हुए हैं। और फिर कुछ नवाज शरीफ साहब ने भी शिकवे शिकायत की, उस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर को काबू करने आए थे ऐसा लग रहा था डार साहब, और आके दावे भी उन्होंने यही किए थे कि जी 200 से भी नीचे ले आएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 300 के करीब है डॉलर इस वक्त मुल्क में, और 300 रुपए का भी मिलना मुश्किल है। असल सूरत हाल ये सुनीद है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी महंगी होने जा रही हैं। शरह सूद 20% है। तो बिल्कुल अगर कहा जाए कि मईशत इस वक्त तबाही उसकी हो चुकी है, धाने पे नहीं है बल्कि तबाही हो चुकी है, तो गलत ना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो शख्स इस ओहदे पे बराजमान है वो इस बात पर मुस्सिर है कि वो क्यों इस्तीफा दे, उसको तो इस्तीफा देना ही नहीं है। तो क्या इस्तीफा देना बनता है इसहाक डार साहब का? किसकी जिम्मेदारी है ये? इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इमरान साहब, प्रेशर तो बहुत आया था और कल से ये खबरें भी गूंज रही थी कि शायद आज कोई 4:10 पर इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई इस्तीफा देने वाले हैं या कुछ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ओहदे से हटने वाले हैं। लेकिन फिर हमने उसके बाद देखा कि उसके बरक्स उन्होंने आकर डिफेंड किया सारी सूरत हाल को। आपके ख्याल से जस्टिफाइड है उनका जो भी वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं? समीना देखें, आपका सवाल जो उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि जहां तक डार साहब के इस्तीफे की बात है, तो कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ग्राफिक्स भी, ब्रेकिंग न्यूज़ के ग्राफिक्स भी तैयार कर दिए थे कि जैसे ये ऐलान करेंगे वो सबसे पहले चलाना शुरू कर देंगे कि इसहाक डार मुस्ताफ़ी होंगे। लेकिन इसहाक डार साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे आप ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान में 75 साल में किसने इस्तीफ़ा दिया है? कभी किसी ने जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा दिया है? कभी किसी ने ये कहा कि मेरी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ? कभी किसी ने कहा कि आवाम के लिए मैं कुछ नहीं कर सका, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ? कभी किसी ने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ? तो डार साहब क्यों दे? वो कहते हैं जब किसी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। बाकी रह गई बात यह कि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी या जो उन्हें करना चाहिए था बतौर वजीर खजाना, वो कर सके हैं या नहीं। तो अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में ना ये बात हुई थी कि डार साहब ने कहा है कि इकॉनमी जो है मुल्क की वो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप डार साहब की जितनी बातें हैं ना, अगर आप उसको देख लें तो डार साहब जो बात करते हैं ना हमेशा उसको उलट कर लें तो फिर आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। डार साहब ने कहा इकॉनमी बिल्कुल ठीक चल रही है। आप किसी बच्चे से पूछ लें, आप यहाँ से निकलें गेट पे सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लें, बाहर रिक्शे वाले से पूछ लें, सब्जी वाले से पूछ लें, गाँव में दूध वाले से पूछ लें, किसी से पूछ लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक चल रही है, तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि डार साहब जो कह रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये बड़ा इशू है कि आप जब बात करते हैं तो लोग उसको ना ज़ातियात पे ले जाते हैं, इशू उसको किसी और तरह से देखते हैं। मुझे ये बताएं कि वैसे भी इमरान साहब आम पाकिस्तानी ठीक है, वो ठीक होगी बात, लेकिन इमरान साहब क्या लगे, ये आपकी बात सही है। मेरी बात सुने जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर इसहाक डार साहब से इस्तीफा ले भी लेते तो उसके बाद आपके ख्याल से ऑप्शन भी क्या था? यानी अगर फेस सेविंग के लिए डार साहब इस्तीफा दे भी दें तो भी पीएमएलएन के पास सबसे जो एक मैजिकल कोई फिगर था कि जो आके कोई इकॉनमी ठीक कर देगा, वो तो डार साहब थे। उससे आगे तो वो किसी को नहीं देखते। अगर उन्होंने आके ये हाल कर दिया तो इकॉनमी का, तो उसके बाद करते क्या वो? समीना, अगर आप सच सुनना चाहती है ना तो सच्ची बात है कि मुस्लिम लीग नून ही नहीं, किसी और सियासी पार्टी के पास भी ऐसा कोई मैजिकल फिगर नहीं है, कोई मैजिकल फेस नहीं है जो आगे इकॉनमी को ठीक कर देगा। इकॉनमी जिस हालत में चली गई है उसको ठीक करने में 5, 7, 10 साल लगेंगे। और ये तमाम सियासी जमातें, तमाम मुल्क के इकोनॉमिस्ट चीजें ये सब बैठ के अगर चाहेंगे तो होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ये चाहें, ये समझें इमरान खान साहब खुद वजीर आज़म दोबारा बन जाए और खुद वजारत खजाना का पोर्टफोलियो भी अपने पास रखे तो शायद वो भी कुछ ना कर सके। हम 6 महीने बाद यहाँ बैठ के उनके बारे में शायद इससे भी अतर काज़मी साहब, फिर अगर ये आर्गुमेंट मान लिया जाए, ठीक हो गया इमरान साहब, थोड़ा आगे चलते हैं।
लेकिन अतर काजमी साहब, अगर ये आर्ग्यूमेंट मान लिया जाए कि जी ठीक है, वो नहीं ठीक, इसहाक डार साहब भी नहीं कर सकते, कोई और भी नहीं कर सकता, लिहाजा फिर इसका मतलब है कि इसहाक डार साहब को ही बैठे रहने, फिर हटा के करना क्या है? तो अगर ये आर्ग्यूमेंट मान लिया जाए तो फिर बात ही, इसके बाद तो फिर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसका मतलब तो ये नहीं, लेकिन समीना, मैंने तो ये नहीं कहा कि इसहाक डार साहब को बैठा रहने दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आपने ये कहा है, मैंने ये खुद से अपने सवाल में ऐड किया है तर काजमी साहब के लिए कि फिर इसका मतलब है उन्हें भी बैठे रहने देने चाहिए। जी काजमी साहब। जी नहीं जी समीना, इससे बेहतर है फिर मुझे बुला दें, कम से कम आप कहेंगे कि आज वजीर खजाना हमारे प्रोग्राम में आए, उनसे पूछ लेते हैं इकॉनमी के हवाले से कम कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। इशू ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। ये कोई 1-2 साल का रोना नहीं है। 8-9 महीनों के दौरान जो इस हुकूमत ने किया वो सबके सामने, इनके दावे हमारे सामने। डार साहब ने यहां तक कहा था कि जो ही मैं जहाज में बैठा डॉलर नीचे चला गया, ये सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन इशू इससे थोड़ा सा बड़ा है। खान साहब के दौर में भी कोई मईशत की दूध और शहद की नहरें नहीं बहती रही। जितने वजीर खजाना तब्दील हुए, शुरू में असद उमर साहब भी IMF के पास नहीं गए, उस दौर में भी इशू रहा। और मेन इशू ये है कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं। अब मेरा इस हफ्ते एक सरकारी दफ्तर में जाने का हुआ, थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ। मैं हैरान रह गया कि जितना बड़ा उस अफसर का दफ्तर था, उतने दफ्तर में बरतानिया के 15 मिनिस्टर बैठ जाते हैं। और हर दफ्तर की ये हालत है। इतने बड़े दफ्तर, उस बिल्डिंग्स को गर्म करना, ठंडा करना, AC लगे हुए, गाड़ियां, और लगता नहीं है कि ये वो मुल्क है जो बिल्कुल दिवालिये के दहाई पे खड़ा है कि किसी वक्त भी दिवालियापन का शिकार हो जाएगा। हमारे खर्चे ठाठ बाट, मैंने नहीं आज तक देखा कि हाउस ऑफ लॉर्ड से जो है या फिर बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट से प्रोटोकॉल से गाड़ियां निकल रही हों जिसमें जज साहिबान जा रहे हों। लंदन का AC कौन है, DC कौन है? 23 साल हो गए मुझे यूरोप में रहते हैं, मुझे नहीं पता कि मजिस्ट्रेट कौन है, उसकी गाड़ी कौन सी है, कमिश्नर की गाड़ी कौन सी है। यहां पे तो आप इस्लामाबाद में आपको जाएं तो आपको हर दूसरे इशारे के ऊपर 5 सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आती हैं। तो हमने अपने चादर से ज्यादा पांव फैलाए हुए हैं। बहुत सारे मसाइल हैं इकोनॉमी के अंदर, सीरियस रिफॉर्म्स की जरूरत है। हाँ, बैशिंग के लिए तो मैं यहाँ पे डार साहब के लिए बड़ी बातें कर सकता हूं, उनको भी कर सकता हूं, लेकिन उनके अब जितने भी मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो सीरियस लेवल के ऊपर रीथिंक की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह चीजों को बेहतर किया जा सकता है। चौधरी साहब, दोनों ने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए, चाहे इमरान साहब हो या काजमी साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या इस तबाही तक लाने का जिम्मेदार सब पूरी, यानी हमारे पूरा जो एक सिस्टम है उसको समझा जाए, या फिर बात वहाँ से शुरू हो कि जहाँ से फिर रजीम चेंज हुआ और फिर उसके बाद PTI का ये मौक़िफ़ है कि जी उसके बाद 10 महीनों में तबाही हुई, PMLN का ये मौक़िफ़ है कि नहीं 2018 से फिर तबाही शुरू हुई जब इमरान खान साहब आए। तो फिर ये तो किस पे जिम्मेदारी डालें? इस तरह तो फिर किसी पे भी नहीं डाली जा सकती। नहीं, बुनियादी तौर पे जो कसूर किया है इसहाक डार साहब ने, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने प्रोग्राम लेट किया है IMF का, और शुरू में ये उनको थ्रेट करते रहे हैं कि हु द हेल आर दे टू टेल अस व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू, व्हाई शुड मैं इनके पैसा जो है इनकी डिमांड पे उसकी वैल्यू क्यों कम करूं, ये जो भी है। तो मैं तो हैरान हूँ कि जरदारी साहब की जंबील में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसहाक डार का अल्टरनेट ना बन सके। और जो है वज़ीर आज़म शहबाज स्पीड के पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर ये अगर इतने ही बेसरोपाव के आए थे तो ज़रूरत क्या थी हुकूमत लेने की? बात यह है कि इसहाक डार साहब ने इस मुल्क के साथ वो कुछ किया है जिसका कोई हिसाब नहीं मिलता। आप एक पैसे भी उनसे मांगते हैं, उनको आंखें भी निकालते हैं, तो आप वो आंखें निकाल रहे हैं और उसकी सज़ा पाकिस्तानी अवाम को मिल रही है। इनका क्या है? इनके बच्चों के दुबई में फ्लैट हैं, उनके प्लाजे हैं, वो दुबई में बिल्डिंग्स हैं, लंदन में घर हैं, तो दे डोंट बॉदर। ये तो कल जाएंगे उसी जहाज़ में जिस एयरफोर्स के त्यारे में ये तशरीफ़ लाए थे, उसी एयरफोर्स के त्यारे में चले जाएंगे बाहर, ठीक है। और उस वक्त जब आए थे तो ये बड़े दलेले से कहते थे मैं जहाज़ में बैठा हूँ तो इतना डॉलर नीचे आ गया। अब ये कौन सी ट्रेन में बैठे हुए हैं कि डॉलर इतना ऊपर गया हुआ है? इस वक्त लोगों की बहुत बुरी हालत है और आने वाले दिनों में हालात बहुत ही दगरगू होने वाले हैं। और पाकिस्तान को एज ए रियासत, पाकिस्तान की सियासी जमातों और इदारों को इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे डिफ़ॉल्ट कराना है, लोगों को ऐसे चीखें निकलवानी है, लोगों के जो है वो माशी
कत्ल करना है या इसको की बेहतरी की तरफ लेके जाना है, जिसकी अभी तक तो मुझे पीडीएम में शामिल 13 जमातों से कोई उम्मीद नहीं है। पीटीआई इस वक्त अपोजिशन में है, इसमें वो मैं हैरान हूँ। एक मैं वेरी क्विकली आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ कि गाड़ी में मियाँ बीवी जा रहे थे तो अचानक बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सामने दीवार है, गाड़ी रोको, सामने दीवार है, गाड़ी रोको। तो वो गाड़ी जो है दीवार में लग गई, और जब हॉस्पिटल में होश आया तो बीवी ने कहा मियाँ से कि मैं तुम्हें बता रही थी कि सामने दीवार है, तुमने रोकी क्यों नहीं? तो उसने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी तुम खुद चला रही थी। तो हुकूमत ये पीएम नवाज की है तो ब्लेम ये इमरान खान को करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चल सकता, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन्होंने दीवार में गाड़ी मार दी है, खाई में गिरा दी है सारी चीजों को, और ब्लेम ये इमरान खान को कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उनका ये ब्लेम गेम चलता है या नहीं। लोगों को बेवकूफ समझते हैं, अवाम को बहुत होशियार समझते हैं। सही, तो देखते हैं जी अवाम इनका ये नैरेटिव मानती शोहर नहीं। इसलिए भी जिम्मेदार था ना कि उसने जी कर ले बात, उसने ऐसी बीवी को स्टीयरिंग पे बिठा दिया जिसको ड्राइविंग नहीं आती थी। हाँ पता नहीं बीवी तो को स्टीयरिंग पे शोहर ने बिठाया या किसी और ने ले आके सर बिठाया। मैं यही कहने वाली थी कि ये तो फिर बिठाने वाले पे बात आ जाएगी, लिहाजा मैं फिर प्रोग्राम पे क्लोज कर देती हूँ। ये ना हो कि फिर मामला और ही ख़राब हो जाए। तर काज़मी साहब, आप प्रोग्राम में शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को यहीं पर समेटते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।